पिछले लेक्चर में हम लोगों ने कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखे, जो क्वेश्चन बच गए हैं उसको हम इस लेक्चर में कंप्लीट करेंगे। तो पहला क्वेश्चन ये है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज ग्रोन इन द रेनी सीजन, यानी बरसात के मौसम में कौन सी फसल बोई जाती है इनमें से। तो आपको ये मालूम है कि हम 3 सीजन हैं, खरीफ, रबी और जायद। तो जो रेनी सीजन में जो फसल बोई जाती है उसको हम खरीफ का फसल बोलते हैं, और खरीफ में जो मेन फसल है उसको हम बोलते हैं राइस। उसके साथ पल्सेस भी हैं, मेज भी है, लेकिन मेन फसल की अगर हम बात करें तो रेनी सीजन में राइस है। तो आंसर होगा इसका डी। क्वेश्चन नंबर 2 है व्हाट इज द मेन प्रोडक्शन एक्टिविटी इन पालमपुर विलेज। तो हमने पहले दिन ही वो बताया था कि मेन प्रोडक्शन एक्टिविटी इन पालमपुर इज फार्मिंग। पालमपुर गांव की जो मेन काम है वो फार्मिंग है। तो अब देखते हैं क्या दिया हुआ है। फार्मिंग, एनिमल हस्बेंड्री, ट्रांसपोर्ट और स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग। वहाँ पर एनिमल हस्बेंड्री भी है, ट्रांसपोर्टेशन भी है, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री है, लेकिन क्वेश्चन में यहाँ पर लिखा हुआ है कि व्हाट इज द मेन प्रोडक्शन एक्टिविटी। तो मेन प्रोडक्शन एक्टिविटी अगर हम कहें तो वहाँ पर आएगा आंसर ए, फार्मिंग। तो क्वेश्चन नंबर 3 है हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स आर डेवलप्ड इन, यानी जो उन्नत किस्म के बीज थे उनको कहाँ पर डेवलप किया गया। रिसर्च इंस्टीट्यूट में, फैक्ट्रीज में, कृषक भारतीय कोऑपरेटिव्स द्वारा, नन ऑफ द अबव, इनमें से कोई नहीं। तो अब मैंने बताया था कि जो हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स है इसकी जो रिसर्च हो रही थी मैक्सिको में हो रही थी, और मैक्सिको में रिसर्च करने वाले जो एग्रीकल्चरल साइंटिस्ट थे नॉर्मन बोरलॉग थे, तो उन्होंने इसको रिसर्च इंस्टीट्यूट में, यानी आंसर ए होगा कि आप लिखेंगे कि आंसर ए, रिसर्च इंस्टीट्यूट में हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स को डेवलप किया गया। क्वेश्चन नंबर 4 है हु इज अ पर्सन हु पुट टुगेदर लैंड, लेबर एंड कैपिटल। कौन इनमें से कौन है जो लैंड, लेबर और कैपिटल को कंबाइन करता है, ऑर्गेनाइज करता है। तो जब फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन हम लोगों ने पढ़ा तो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन में ये पढ़ा कि देयर आर 4 फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योर, यानी भूमि, श्रम, पूंजी और साहसी। तो साहसी है जो भूमि, श्रम और पूंजी को एक साथ इकट्ठा करके कोई प्रोजेक्ट पर काम करते हैं। तो जो कंबाइन करने वाला होगा, एक साथ टुगेदर करने वाला होगा, तो उसका नाम आएगा एंटरप्रेन्योर। तो यहाँ पर पहला ए है मनी लेंडर, नहीं, एंटरप्रेन्योर और जमींदार, और डी है आल। तो यहाँ ऑप्शन बी सही होगा, आप लिखेंगे एंटरप्रेन्योर। क्वेश्चन नंबर 5 है स्कोप ऑफ फार्मिंग एक्टिविटी इन लिमिटेड इन पालमपुर ड्यू टू। पालमपुर में जो फार्मिंग की एक्टिविटी थी लिमिटेड क्यों थी। तो आपको ये बताया था मैंने कि जो फार्मिंग है उसके लिए जरूरी क्या है, मेन फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन क्या चाहिए, लैंड चाहिए, और लैंड क्या है, फिक्स फैक्टर है। तो आप लिखेंगे कि स्कोप ऑफ फार्मिंग एक्टिविटी इज लिमिटेड इन पालमपुर, यानी पालमपुर में जो कृषि था वो लिमिटेड होने का एक मुख्य वजह था कि जो लैंड थी वो उसकी मात्रा निश्चित थी, द फिक्स अमाउंट ऑफ लैंड। तो आंसर हो जाएगा आंसर ए। व्हाट इज डन टू सरप्लस व्हीट इन पालमपुर। व्हाट इज डन टू सरप्लस व्हीट इन पालमपुर। सरप्लस का मतलब ये हुआ कि उत्पादन के बाद जो हिस्सा बच जाए, जिसको मार्केट में हम बेचते हैं, उसको हम बोलते हैं मार्केटेबल सरप्लस। तो एक क्वेश्चन पूछ रहा है कि जो व्हीट का प्रोडक्शन जो ज़्यादा होता था और बच जाता था, लोग क्या करते थे, यानी ज़रूरत से ज़्यादा अगर व्हीट है तो क्या करते थे, निश्चित तौर पर वो क्या करेंगे, बाजार में बेचेंगे। तो आप ऑप्शन देखिए, सोल्ड इन द मार्केट, बाजार में बेच देते थे, डिस्ट्रॉयड, खराब कर हो जाता था, स्टॉक बाय सेल्फ, सुरक्षित रख लेते थे, नन ऑफ द अबव, या सॉरी गिवन इन चैरिटी, दान दे देते थे। तो हमने पढ़ा कि जो ज़्यादा हिस्सा था उसको बेच देते थे। तो ऑप्शन ए सही है, सोल्ड इन द मार्केट। क्वेश्चन नंबर 7 है विच वन अमंग द फॉलोइंग इज नॉट द फिक्स कैपिटल। इसमें से कौन सा फिक्स कैपिटल नहीं है। हम लोगों ने कैपिटल जब पढ़ा था तो बताया था मैंने कि 2 तरह की कैपिटल होती है, एक होती है फिक्स कैपिटल, एक होती है वर्किंग कैपिटल। तो मशीन, बिल्डिंग, टूल्स एंड रॉ मटेरियल्स। तो मशीन इज ए फिक्स फैक्टर,
बिल्डिंग इज ए फिक्स फैक्टर, टूल इज ए फिक्स फैक्टर। तो पूछा है कि कौन इसमें से फिक्स फैक्टर नहीं है, तो आप लिखेंगे रॉ मटेरियल इज नॉट अ फिक्स फैक्टर। रॉ मटेरियल और मनी कैश इन हैंड को हम बोलते हैं वर्किंग कैपिटल। तो रॉ मटेरियल और वर्क कैश इन हैंड क्या होगा, वर्किंग कैपिटल होगा। तो आप आंसर लगाएंगे डी। विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांसफॉर्म द सिस्टम ऑफ इरिगेशन इन पालमपुर, किन की वजह से पालमपुर में जो इरिगेशन की सिस्टम थी वो ट्रांसफॉर्म हो गई, पूरी तरह से बदल गई। तो मैंने ये बोला कि पालमपुर जब हम लोग पढ़ रहे थे तो देखा कि वहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी अच्छी है और साथ ही साथ वहाँ पर ट्यूबवेल की सिस्टम है। तो पहले जो इरिगेशन होता था वो पर्शियन व्हील से होता था या फिर रेनफॉल की वजह से होता था, लेकिन जब हमारे यहाँ इलेक्ट्रिसिटी आ गई, इलेक्ट्रिसिटी के बाद हमने जो ट्यूबवेल का यूज़ किया उससे कम वक्त में ज़्यादा लैंड को हम इरिगेट कर सकते हैं। तो हम कहेंगे यहाँ पर कि ऑप्शन ए सही है, क्योंकि ट्यूबवेल के आने से जो इरिगेशन की जो सिस्टम था वो पूरा चेंज हो गया, ट्रांसफॉर्म हो गया। क्वेश्चन नंबर 9 है हाउ मेनी फैमिलीज लाइव इन द विलेज पालमपुर, पालमपुर में कुल कितनी फैमिली थी। तो आपको याद है पालमपुर में टोटल जो फैमिली थी 450 फैमिली थी। मार्जिनल फार्मर आर दोज, यानी जिसको सीमांत किसान बोलते हैं, मार्जिनल फार्मर को हम बोलते हैं हिंदी में सीमांत किसान। तो किसको बोलेंगे, हु यूज मॉडर्न मेथड ऑफ फार्मिंग, हु प्रैक्टिस क्रॉप रोटेशन ऑफ फार्मिंग, हु डिड नॉट हैव सफिशिएंट लैंड फॉर फार्मिंग, और लास्ट है डी रॉ मटेरियल एंड मनी इन हैंड। तो क्वेश्चन इसमें सी सही है, who did not have sufficient land and farming, land for farming। जो मार्जिनल फार्मिंग है हमने ये बोला था कि जिनकी जमीन 2 हेक्टेयर या 2 हेक्टेयर से कम होती है उसको हम स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर बोलते हैं, और वो 2 हेक्टेयर की जो लैंड है वो एक फैमिली के लिए सर्वाइवल के लिए सफिशियंट नहीं होती है। तो यहाँ आंसर हो जाएगा आंसर सी, हु डिड नॉट हैव सफिशियंट लैंड फॉर फार्मिंग। क्वेश्चन नंबर 11 है मल्टीपल क्रॉपिंग रिफर्स टू, मल्टीपल क्रॉपिंग हम किसको बोलेंगे। तो कल्टीवेशन ऑफ व्हीट एंड राइस, कल्टीवेशन ऑफ 2 क्रॉप इन अल्टरनेटिव रोज, कल्टीवेटिंग मोर देन 1 क्रॉप ऑन द सेम फील्ड ईच ईयर, यानी एक साल में एक से ज़्यादा फसल को ग्रो करना ही हम मल्टीपल क्रॉपिंग कराते हैं। लास्ट है डी है कल्टीवेटिंग क्रॉप एंड रेंडरिंग एनिमल ऑन द सेम फार्म। तो यहाँ पर आंसर सही है सी, जिसमें कहा गया है कि एक ही साल में एक ही जमीन पर एक से ज़्यादा फसल को हम ग्रो करें, उसको हम बोलेंगे मल्टीपल क्रॉपिंग। क्वेश्चन 12 है द यूज ऑफ हाई यील्ड विथ कॉम्बिनेशन ऑफ हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स, इरिगेशन, केमिकल फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड रिफर्स टू। अगर हम खेती कर रहे हैं जिसमें हाई यील्ड वैरायटी सीड यूज़ करें, इरिगेशन यूज़ करें, केमिकल फर्टिलाइजर का भी यूज़ करें और पेस्टिसाइड्स का भी यूज़ करेंगे, तो उसको हम क्या बोलेंगे, मॉडर्न फार्मिंग, मिक्स क्रॉपिंग, मल्टीपल क्रॉपिंग और मेगा क्रॉपिंग। तो हमने बताया था कि जो मॉडर्न फार्मिंग है उसको हम ग्रीन रेवोल्यूशन भी बोलते हैं, और उसी में मॉडर्न फार्मिंग में ही ये हाई यील्ड वैरायटी सीड का यूज़ करते हैं, इरिगेशन ज़्यादा चाहिए, केमिकल फर्टिलाइजर की ज़रूरत पड़ती है और पेस्टिसाइड्स की ज़रूरत पड़ती है। तो इस हिसाब से आपका ऑप्शन हुआ ऑप्शन ए, यानी मॉडर्न फार्मिंग। क्वेश्चन नंबर 13 है बीघा एंड गुइंथा आर, बीघा और गुइंथा क्या है। तो आपको मालूम होगा बीघा आमतौर पर गांव में हम जो ज़मीन के मापने का एक पैमाना है। तो द टाइप ऑफ विलेज हाउस, बी द टाइप ऑफ हाइब्रिड सीड, द मेजरिंग यूनिट ऑफ ग्रेन, द मेजरिंग यूनिट ऑफ लैंड एरिया इन विलेज, यानी गांव में क्या है, जमीन के मापने का एक पैमाना है। तो आंसर हो जाएगा डी। विच सेक्टर इंक्लूड्स एग्रीकल्चरल एंड एनिमल हस्बेंड्री, कृषि और एनिमल हस्बेंड्री पशुपालन को किस सेक्टर में हम रखते हैं। तो हमें मालूम है कि 3 सेक्टर होते हैं, एक को हम बोलते हैं प्राइमरी सेक्टर जो नेचुरल रिसोर्सेज पर बेस एक्टिविटी होती हैं, दूसरा होता है सेकेंडरी सेक्टर जिसको हम विनिर्माण मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर भी बोलते हैं, और तीसरा होता है टर्सरी सेक्टर या सर्विस सेक्टर जिसमें सेवाएं आती हैं। तो जो फार्मिंग और एनिमल हस्बेंड्री है वो टोटली बेस्ड ऑन द नेचुरल रिसोर्सेज है, इसलिए इसको हम कहेंगे कि ये प्राइमरी सेक्टर है।